وہ 22 साल की हो गई थी, लेकिन समझदार ना थी, बिल्कुल सादा सी। माँ 2 साल से रोटी बनाना सिखा रही थी, लेकिन मजाल है कि रोटी गोल बना सकती हो। खाना बनाना भी ना आता था, वो सोचती ही नहीं थी। माँ मारे डांटे कोई परवाह नहीं। कुछ लम्हे उदास रहती, फिर वही हाल जा बैठती टीवी के सामने। नाम तो इसका रानी था, लेकिन सब इसे झल्ली कहा करते थे। 8वीं क्लास के बाद बस स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। पढ़ाई में कहाँ दिल लगता था। सब रिश्तेदार मोहल्ले वाले सब इसे झल्ली कहा करते। इसके काम ही ऐसे थे। 22 साल की नौजवान लड़की, लेकिन बिल्कुल सादा रूह। कोई समझ नहीं कौन अपना कौन बेगाना है, किसके सामने क्या बात करनी है। जब फेवरेट ड्रामे में हीरो हीरोइन नाराज़ हो जाते तो रोने लगती। माँ डांटती कि मैं तुमसे बहुत तंग हूँ। झल्ली जैसी भी थी, लेकिन एक बात तो थी, वो 5 वक्त की नमाज अदा करती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो नमाज ना छोड़ती थी। नमाज की पाबंद, लेकिन अक्ल की पट्टी थी। 2 बड़ी बहनें थीं, इनकी शादी हो चुकी थी। एक भाई था, छोटा था। माँ चाहती थी झल्ली की कहीं शादी करवा दूँ, लेकिन झल्ली को कोई पसंद करता तो फिर ना। आजकल के ज़माने में हर कोई मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की पसंद करता है, भला क्यों कोई झल्ली को पसंद करता। माँ से डांट पड़ती तो अकेली बैठी बातें करने लगती। मैं छोड़ जाऊंगी इनको, देखना मैंने रहना ही नहीं है इनके घर। इतना ज़्यादा काम करवाते हैं, फिर इतनी बेइज्जती करती हैं अम्मी और अब्बू, मुझसे बात ही नहीं करते। पता नहीं क्यों अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया है। झल्ली की एक दोस्त थी अमरीन, वो शादीशुदा थी, यूं कह ले हमसाये की बहू थी। जब माँ से नाराज़ हो जाती तो अमरीन के पास चली जाती। इसको बताती जाकर, देख मैंने खाना भी बनाया, फिर सारे बर्तन वॉश किए। कहती हैं कपड़े भी धो लो, लेकिन मैंने ड्रामा देखना था, मेरा ड्रामा देखने का टाइम था। मैंने इनकार कर दिया माँ को कपड़े धोने से। फिर अम्मी ने जूते से मारा। कहती हैं कि तुम मर जाओ तो अच्छा है, बहुत सताती हैं। अमरीन बताओ भला मैं सताती हूँ? अमरीन मुस्कुराने लगी। नहीं झल्ली, माँ तो तुमसे एवं ही कहती हैं। ईद के दिन थे, बहनें और इनके शौहर आए हुए थे। झल्ली बहुत शर्माती थी, शर्म के मारे बहनोई के सामने ही नहीं जाती थी। झल्ली समझदार तो नहीं थी, लेकिन खूबसूरत बहुत थी। बड़ी बहन का शौहर वो कहीं बेशर्म इंसान था। वो झल्ली पर गंदी निगाह रखता था। बातों बातों में झल्ली को करीब लाना चाहता था, लेकिन झल्ली डर जाती थी। वो कांपते होंठों से कहती, भाई आप मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करते हैं? एक रात वो झल्ली के साथ हाथ से गुजरने लगा। झल्ली बहुत डर गई, वो रोने लगी। बहनोई डर गया, वो झल्ली को छोड़कर बाहर चला गया। दबी आवाज़ में सारी रात वो रोती रही। सुबह हुई, आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन बहनोई ने झल्ली की बहन यानी अपनी बीवी को बताया, यार तुम्हारी बहन झल्ली रात को मेरे पास गलत इरादे से आ गई थी। वो तो मैं उठकर बाहर चला गया, मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या करता। इसको समझाओ। बहन को बहुत गुस्सा आया। पहले कहने लगी, नहीं मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन औरत तो फिर औरत होती है ना। इसे अपने शौहर पर ज़्यादा यकीन था। झल्ली किचन में खाना बना रही थी अम्मी के साथ कि बड़ी बहन गुस्से में गई, झल्ली के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। माँ गुस्से से बोली, नी पागल हो गई है कुड़िए, क्यों मार रही हो? बहन ने रोटी बनाने वाला बेलना झल्ली के सर में दे मारा। माँ ये पागल बनती फिरती है। ना पूछो माँ, इसने रात को क्या जलील हरकत की है। माँ घबरा गई, बेटी क्या किया? बहन गुस्से से बोली, मेरे शौहर के साथ सोना चाहती है। माँ ने कानों को हाथ लगाया। बेटी चुप कर जा, ये बात यहीं दफन कर दे। तेरे बाप को पता चला ना तो वो जान से मार देगा। झल्ली को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बहनोई ने ऐसा क्यों किया। माँ की तरफ देखकर बोली, अम्मा मुझे अल्लाह की कसम है मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो तो रात को भाई मेरे पास आए थे और मुझे हाथ लगा रहे थे। माँ ने झल्ली को बालों से पकड़ लिया और चुप कर जा बख्त। झल्ली रो रही थी। माँ ने सर पर पट्टी बांधी और कहा, कमरे से बाहर ना आना, पता नहीं किस गुनाह की सज़ा हो तुम। झल्ली बहुत रोई थी। नमाज पढ़ने लगी, हाथ उठाए, दुआ मांगने लगी, अल्लाह जी आप देख रहे थे ना, भाई ने मुझ पर कितना गंदा इल्ज़ाम लगाया है। बहन ने मेरा सर पिछाड़ दिया। अम्मा भी नहीं समझती, सब पागल समझते हैं मुझे, लेकिन मुझे पता है अल्लाह ताला आप मुझे गलत नहीं समझते। आप मेरी सारी बातें सुनते हैं, फिर मेरी मदद भी करते हैं। ईद के दिन गुजर गए।
सब अपने अपने घर वापस चले गए। झल्ली को सुकून आया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। झल्ली ने माँ बाप इसके लिए रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। माँ चाहती थी हमारे जीते जी या तो ये मर जाए या कोई ब्याह कर ले जाए, वरना हमारे बाद कौन ख्याल रखेगा। पागल सी है, हर किसी की बात मान लेती है। माँ जानती थी कि झल्ली ने अपने बहनोई के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन दामाद की खातिर झल्ली पर गुस्सा किया था, कहीं वो बड़ी बेटी को घर बिठाकर ना चला जाए। एक दिन झल्ली की माँ बाप बड़ी बेटी की तरफ गए हुए थे। झल्ली घर में अकेली थी, छोटा भाई स्कूल था। अमरीन शादीशुदा होने के बावजूद वो बदचलन थी। इसने बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था। बॉयफ्रेंड ने मिलने की जिद की। अमरीन ने देखा झल्ली के माँ बाप घर नहीं हैं। बॉयफ्रेंड को झल्ली के घर बुलवा लिया। झल्ली से कहने लगी, मेरा कज़न आ रहा है, तुम किसी को ना बताना। बॉयफ्रेंड के साथ एक और भी लड़का था। झल्ली डर रही थी, लेकिन अमरीन झूठ बताकर इसे तसल्लियाँ दे रही थी। गांव के कुछ लड़कों ने अमरीन के बॉयफ्रेंड को देखा, ये कौन लड़के हैं। बाइक पीछे खड़ी की और छुपके से इनके घर में चले गए। उन्होंने गांव के एक दो मोतबर लोगों को बताया। झल्ली के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमरीन डर गई। अमरीन ने जल्दी से कहा, लगता है कोई आ गया है, मैं सीढ़ी चढ़कर अपने घर चली जाती हूँ, तुम लोग दीवार फैलाकर भाग जाओ। अमरीन अपने घर भाग गई। लड़के भागने गए कि गांव के लड़कों ने दीवार से कूदकर इनको पकड़ लिया। झल्ली को कुछ समझ न आ रहा था, ये क्या हुआ है, अमरीन क्यों भाग गई। मोहल्ले वाले ने झल्ली को भी पकड़ लिया और लड़कों को भी। लड़के दूसरे गांव के थे, अमीरजादे थे। सब औरतें बातें करने लगीं, तौबा तौबा, अल्लाह तौबा, हम पागल समझते थे इसे, और देखो क्या गुल खिला रही है। शाम को बाप घर आया। अम्मा हैरान थी, सारा गांव क्यों इकट्ठा हुआ है। मालूम हुआ झल्ली को मिलने लड़के आए थे। बाप ने डंडा उठाया, इतना मारा कि वो चीखती रही, चिल्लाती रही। अब्बा जान, वो अमरीन के कज़न हैं। लड़के भी खामोश रहे, उन्होंने भी अमरीन का नाम ना लिया। अमरीन छत पे खड़ी मोहल्ले की औरतों को बता रही थी, मुझे तो पहले ही शक था इस पे। लड़कों को भी काफ़ी मारा था, लेकिन अमीर बाप की औलाद थे, वो इनको छुड़वा कर ले गए। झल्ली पे पूरा गांव थूकने लगा था। लोगों ने समझाया, छोड़ दो, पागल है। असर की अजान हो रही थी। झल्ली ने सर पर बददस्तूर दुपट्टा ओढ़ा और सब की तरफ देखने लगी। सब बदचलन कह रहे थे। अमरीन अपने शौहर को बता रही थी, देखो झल्ली ने क्या किया है। सब अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। बाप ने फैसला किया, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, या तो इसे दारुल अमान छोड़ आते हैं या फिर किसी के साथ भी ब्याह देते हैं। इज्जत बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। झल्ली एक कमरे में बंद जख्मों को लिए खामोश हो गई थी। कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया। 55 साल का शख्स था। इसके बच्चे जवान हैं। सब बच्चे अमेरिका होते हैं। अकेला रहता है। यहाँ मार्केट का मालिक है। बड़ा घर है। वो अकेला घर में रहता है। वो बस चाहता है कोई लड़की हो जो इसका ख्याल रख सके, खाना बनाकर दे सके। बाप ने झट से हाँ कर दी। झल्ली को बाप की उम्र के बराबर शख्स के साथ ब्याह रहे थे। झल्ली खामोश थी। वो शख्स गाड़ी में आया, झल्ली को देखा, महसूस किया झल्ली बहुत मासूम और सादा सी है। बूढ़े शख्स ने भी हाँ कर दी। सादगी से निकाह हुआ। झल्ली का हाथ थामा, साथ ले गया। झल्ली ने माँ की आंखों में देखा। माँ तेरी झल्ली पाक दामन है। माँ फूट फूट कर रोने लगी। हाय मेरी बच्ची, तेरे दुख मैं क्या करूँ, मैं सब जानती हूँ, बस मजबूर हूँ। झल्ली ने आखिरी बार घर को देखा, विदा हो गई। वो बुढ़ा इसे अपने घर ले गया। झल्ली कमरे में बेड पर बैठी थी। बूढ़ा शौहर अंदर आया और झल्ली के पास बैठ गया। वो घबरा रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, आज के बाद तुम झल्ली नहीं रानी हो। देखो तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ईशा की अजान होने लगी। झल्ली जो अब रानी थी, जल्दी से इन्हें दुल्हन वाले कपड़े उतारे, वज़ू किया, नमाज पढ़ने लगी। शौहर प्यार से देख रहा था, कितनी मासूम सी है ना रानी। नमाज पढ़कर पास आकर बैठ गई। शौहर ने बड़े प्यार से समझाया, रानी ये घर तुम्हारा है, तुम अब मालकिन हो। ये घर तुमको सजाना है, समझदार बनना है। रानी शौहर की तरफ देखने लगी। हाँ, अब मैं समझदार बन जाऊंगी। पहली रात यूं ही गुजर गई। शौहर चाहे बूढ़ा था, इसने रानी को बीच की रानी बना लिया था। रानी बहुत खुश थी। नए कपड़े, बड़ा घर, कमरे में एसी लगा हुआ।
وہ بڈھا رانی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رانی وقت کے ساتھ ساتھ بہت پیار کرنے لگی تھی اپنے شوہر سے، چاہے بوڑھا تھا، جیسا بھی تھا، ہم سفر تھا۔ جیسے شوہر کہتا ہر بات مان جاتی۔ ایک دن شوہر بیمار ہوا، ڈرائیور نہیں تھا، 3 گاڑیاں گھر میں کھڑی تھیں لیکن چلانے والا کوئی نہ تھا۔ وہ رات کافی مشکل گزری۔ شوہر نے رانی کا ہاتھ پکڑا، رانی کار چلانا سیکھ لو۔ رانی ڈرتے ہوئے بولی، کبھی بھی نہیں، مجھے نہیں چلانی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شوہر جس کا نام صداقت تھا رانی کو پیار سے کہنے لگا، میں ساتھ ہوں تو ڈر کیسا۔ رانی نے ماتھے پہ بوسہ لیا، ٹھیک ہے سکھائیں پھر۔ رانی آہستہ آہستہ کار چلانا سیکھ گئی۔ 1 سال گزر گیا۔ رانی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی۔ لاکھوں روپے مہینے کا رینٹ آتا تھا۔ بیٹا اسکول جانے لگا۔ رانی شوہر کا بہت خیال رکھتی، بہت خوش تھی۔ ماں باپ نے بھلا دیا تھا رانی کہ وہ مر گئی ہے کہ زندہ۔ شوہر بیمار رہنے لگا۔ مارکیٹ کی دکانوں کا رینٹ اب رانی ہی لیتی تھی۔ شوہر کے پہلے بیٹوں نے باپ کا حال تک نہ پوچھا تھا، وہ بیرون ملک میں ہی رہتے تھے۔ اچانک ایک دن قیامت آ گری۔ رانی کا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ رانی بہت روئی تھی۔ جھلی سے رانی بنانے والا ہم سفر چھوڑ گیا تھا، وصیت کر گیا تھا کہ ساری پراپرٹی رانی کے نام کر گیا تھا۔ 50 دکانیں، بینک بیلنس، گاڑیاں، سب کچھ۔ رانی کے لیے اپنی محبت چھوڑ گیا۔ بیٹا 10 سال کا ہو گیا تھا۔ رانی بہت اداس رہتی تھی، شوہر کی وفا یاد کر کے بہت روتی۔ قبر پر جا کر ہر روز تلاوت کرتی، مغفرت کی دعا کرتی۔ بیٹے کا نام اسجد تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ اسجد نے وکالت کی پڑھائی کی۔ رانی کی تربیت کا اثر تھا کہ اسجد حیا والا لڑکا تھا، غریبوں کا ہمدرد۔ اسجد اب جوان ہو چکا تھا، وکیل بن گیا تھا۔ رانی کھانا بنا رہی تھی، اسجد پاس آیا۔ ماما آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ ملازمہ کو کرنے دیا کریں کام۔ رانی مسکرائی، بیٹا بس کھانا ہی تو بناتی ہوں، ملازمہ کرتی ہے نا سارا کام۔ رانی نے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ اسجد بیٹا، میرے کمرے کا اے سی خراب ہے، وہ ٹھیک کروا دو۔ اسجد کھانا کھاتے ہوئے بولا، ماما اب نیو لگوا کے دوں گا، پہلے کتنی بار ٹھیک کروا دیا ہے۔ آج رات آپ میرے کمرے میں سو جائیں۔ ماما وہ منشی چاچا کی بیٹی کی شادی ہے، آپ چلی جانا۔ رانی مسکرائی، ہائے میرے بچے، سب کی کتنی فکر کرتا ہے۔ اسجد بھی ہر روز بابا کی قبر پہ جایا کرتا تھا۔ 25 سال گزر گئے تھے، ماں باپ سے دور ہوئے، کسی نے رانی کی خبر تک نہ لی تھی۔ اسجد کو اللہ نے کامیابی دی، وہ جج بن گیا تھا۔ رانی کی دعائیں اور بیٹے کی محنت رنگ لائی تھی۔ اسجد نے رانی سے بہت بار پوچھا تھا، ماما میرے نانا نانی نہیں ہیں کیا؟ لیکن رانی بات ٹال دیتی تھی۔ پھر ایک دن اسجد سے کہنے لگی، بیٹا لاہور کی 2 ٹکٹ لے لینا، فلائٹ سے ہم لاہور جائیں گے۔ اسجد نے پوچھا، ماما لاہور کون ہے ہمارا؟ رانی نے پیار سے کہا، بتاؤں گی، چلو تو صحیح۔ کراچی سے لاہور کی فلائٹ لے کر وہ لاہور پہنچے۔ رانی بہت خوش تھی، آج ماما بابا سے ملوں گی۔ اپنے گاؤں پہنچی، لاہور پہنچ کر رینٹ کی گاڑی بک کروائی اور گاؤں روانہ ہو گئی۔ گھر کے سامنے آئی، کچے سے مکان پکا ہو چکا تھا۔ دروازے پر دستک دی، ایک نوجوان لڑکی باہر آئی، بی بی کس سے ملنا ہے؟ لڑکی کا چہرہ بالکل بابا کے جیسا تھا۔ رانی مسکرائی، بیٹی میں نے اقبال سے ملنا ہے۔ اقبال رانی کا بھائی تھا۔ وہ لڑکی بولی، اقبال تو میرے بابا کا نام ہے، بابا گھر نہیں ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ رانی گھر میں داخل ہوئی، اسجد ساتھ تھا۔ بھابھی تو نہ پہچان سکی، لیکن بڑی بہن جس کے شوہر نے الزام لگایا تھا وہ کمرے سے باہر آئی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ رانی کو دیکھا ساکت ہو گئی، چیخ کر رونے لگی، جھلی میری بہن، دوڑتے ہوئے رانی کے گلے سے آ لگی، جھلی تم زندہ ہو؟ وہ رانی کا منہ چومنے لگی۔ بھابھی بچوں سب کو بتانے لگی، یہ جھلی ہے میری بہن۔ اتنے میں بھائی بھی آ گیا۔ بھائی نے جھلی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میری بہن معاف کر دینا مجھے۔ رانی نے آنسو صاف کیے، پوچھا، اماں ابا کہاں ہیں؟ بڑی بہن روتے ہوئے بولی، تمہارے غم میں اماں بہت روتی تھیں، وہ تمہاری شادی کے 1 سال بعد فوت ہو گئیں، اور ابا بھائی کی شادی کے کچھ دن بعد۔ رانی نے اپنے بیٹے اسجد کا تعارف کروایا، یہ میرا بیٹا اسجد ہے، جج ہے۔ سب بیٹے کی طرف دیکھنے لگے، کتنا خوبصورت ہے۔ بڑی بہن کے پاس بیٹھی تھی۔ بڑی بہن روتے ہوئے بولی، جھلی میرا شوہر غلط تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا، اس نے تم پر الزام لگایا تھا، مجھے بھی طلاق دے دی تھی، بیٹی اس نے رکھ لی اور بیٹا میں نے۔
झल्ली ने हौसला दिया, बहन अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। दुख सुख की बातें करती रहीं दोनों बहनें। रानी ने अमरीन का पूछा तो बहन ने बताया, अमरीन को कैंसर हो चुका है, वो बहुत तकलीफ में है बेचारी, अल्लाह से दुआ करती रहती है इस बीमारी से अच्छा है वो मर जाए। रानी अमरीन से मिलने गई। अमरीन हड्डियों का पिंजर बन चुकी थी। रानी को देखकर हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू थे। रानी ने माथे पे बोसा किया, बहन अल्लाह तुम्हारी तकलीफ़ कम करे, मैंने तुम्हें माफ़ किया। रात को खाना खा रहे थे। असजद ने कहा, मामा मुझे कल वापस जाना है, आप रुक जाएं चाहे कुछ दिन, मगर मुझे अदालत में कुछ अहम केस सुनने हैं। सब झल्ली की तरफ देख रहे थे, फिर बेटे की तरफ देखने लगे। अल्लाह क्या कुछ नहीं कर सकता। कल तक जिन लोगों ने झल्ली को बदकिरदार साबित करके इस गांव से निकाल दिया था, आज वही लोग झल्ली से माफ़ी मांग रहे थे। किस्मत बनाने वाला अल्लाह ताला है, सारे सौदे नियतों के होते हैं। झल्ली ने हर दर्द में अल्लाह को ना भुलाया था। पूरा गांव झल्ली की किस्मत और बेटे की तारीफ़ें कर रहे थे। ये वही झल्ली थी जिस पे लोग थूक रहे थे। बेटा वापस घर चला गया। रानी ने बोला, बेटा सब नौकरों को तनख्वाह दे देना और मेरी आज से 5 दिन बाद की टिकट करवा देना। सब झल्ली की किस्मत पर हैरान थे।